बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है वैद्युत धारिता या जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। फाइन बच्चों, ये जो धारिता शब्द है, धारिता शब्द का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता, ठीक है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को समझने से पहले हम यहाँ पर एक एनालॉजी ले रहे हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को भी समझ पाएंगे। चलिए, उससे पहले एक बार हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जब हम कह रहे हैं, तो जब हम वैद्युत धारिता कह रहे हैं तब हम उसको एनालॉजी लेकर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे वैद्युत धारिता के अर्थ को समझ लें। वैद्युत धारिता का जो अर्थ है वो है चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता। ठीक है बच्चों, अब हम एक एनालॉजी यहां पर लेकर के चल रहे हैं। ये मान लीजिए बच्चों, आप एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर आप कोई द्रव भर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इस बर्तन के अंदर जब द्रव का तल इस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा और इसके बाद फर्दर अगर आप इसके अंदर द्रव डालेंगे तो वो जो द्रव है वो अब बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, इस बर्तन से बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों, मान लीजिए आपके पास ये कोई चालक है, इसको आप आवेश देना स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसको आवेश दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से जब आप इसको आवेश देते चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम इसको कोई अनंत आवेश दे सकते हैं, कोई हम इसको इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हैं, ठीक है ना। तो एक आवेश के निश्चित मान के बाद बच्चों जो आवेश है वो स्पार्क के फॉर्म में वातावरण में, चिंगारियों के रूप में वातावरण में विसर्जित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये बर्तन भरने पर ये द्रव जो आपने इस बर्तन के अंदर भरा है, वो जो एक्स्ट्रा जो द्रव इसमें आ रहा है वो इससे बाहर गिरने लग रहा है। इसी प्रकार से किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, धारण करने की जो क्षमता है, उससे ज्यादा जब आवेश उस पर हो जाता है तो आवेश चिंगारियों के रूप में वातावरण में विसर्जित हो जाता है। फाइन, तो ये एनालॉजी बच्चों। एक बात और मैं यहाँ पर आपको इसमें एनालॉजी एक और हम ले रहे हैं कि बच्चों जब हम किसी बर्तन में द्रव भरना शुरू करते हैं तो द्रव की मात्रा बढ़ने के साथ साथ ये जो गुरुत्वीय तल है इसके अंदर, ये गुरुत्वीय तल बढ़ता जाता है। अभी ये H है, और डालेंगे तो H डैश हो जाएगा, पता चला, और डालेंगे तो फाइनली H हो जाएगा। तो बच्चों एक और चीज कि जैसे जैसे इस बर्तन के अंदर द्रव की मात्रा बढ़ रही है, द्रव की मात्रा बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर इसकी जो गुरुत्वीय ऊंचाई है वो गुरुत्वीय ऊंचाई भी बढ़ रही है। बच्चों सेम इसी प्रकार से जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश देने पर इसका विभव भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो यानी अगर हम तुल्यता की बात करें, यहाँ पर ये जो हमने दो उदाहरण यहाँ पर लिए हैं, तो बच्चों जैसे यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया हुआ है, बर्तन के तुल्य हम समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर चालक है, ठीक है। बर्तन के भीतर आप क्या भर रहे हैं? द्रव, और चालक को आप क्या दे रहे हैं? आवेश। चालक को आप क्या दे रहे हैं? आवेश, ठीक है। यहां पर जब आप इसमें द्रव भर रहे हैं तो द्रव भरने पर क्या हो रहा है, द्रव इसमें डालने पर क्या हो रहा है, क्या बढ़ रही है? गुरुत्वीय ऊंचाई। गुरुत्वीय ऊंचाई। और इसके तुल्य यहां पर जो भौतिक राशि है वो भौतिक राशि, इसके तुल्य यहां पर बच्चों कौन सी भौतिक राशि है? इसके तुल्य है वैद्युत विभव। ठीक है।
और आप ये समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर इसकी जो द्रव को धारण करने की जो क्षमता है, जिसको कि हम इसका आयतन कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर बच्चों क्या है, वैसे ही यहाँ पर इसकी वैद्युत धारिता है। तो इस प्रकार से एनालॉजी लेकर के जो अवधारणा है वैद्युत धारिता की, उस वैद्युत धारिता की जो अवधारणा है उसको हम अधिक स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों हमने देखा कि ये जो बर्तन है, इस बर्तन में द्रव डालने पर इसका गुरुत्वीय तल बढ़ता है और ये जो चालक है, इस चालक को आवेश देने पर इसका विभव बढ़ता है। तो बच्चों मैथमेटिकली इस बात को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि चालक को आवेश देने पर इसके विभव में वृद्धि होती है। माना बच्चों इस चालक को Q आवेश देने पर इसके विभव में V वृद्धि होती है। तो बच्चों ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। यानी किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। इस बात को, जो बात हम यहाँ पर गुरुत्वीय तल और द्रव के रूप में समझा रहे, दिए गए द्रव के रूप में समझा रहे थे, उसी बात को हमने यहाँ पर किसके रूप में कहा, आवेश और वैद्युत विभव के रूप में कहा। तो अब हम उस बात को मैथमेटिकली कह रहे हैं कि किसी भी चालक को जो दिए गया जो आवेश है वो उसके विभव के समानुपाती होता है। तो अगर किसी चालक को आपने Q आवेश दिया है तो उसका जो विभव होगा वो कितना होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके विभव V के प्रोपोर्शनल होगा। या हम कहें कि किसी चालक को Q आवेश देने पर अगर उसके विभव में V वृद्धि होती है तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। यानी किसी चालक को दिया गया आवेश जो होता है उसके विभव के समानुपाती होता है। इस प्रकार से हम इस बात को कह सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी प्रोपोर्शनलिटी इसको हटाएं तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पे जो C एक नियतांक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो बच्चों ये जो C है इसी को हम क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ये जो C है इसको हम क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। और इसको हम अगर डिफाइन कर दें, हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि हो जाती है तो उसकी जो वैद्युत धारिता होती है वो दिए गए आवेश और विभव के किसके बराबर होती है, अनुपात के बराबर होती है। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों इसका मात्रक क्या होगा, अगर इसके मात्रक की बात करें कि वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आप देख रहे हैं, जो C का अगर आप मात्रक निकालेंगे, C का मात्रक, तो आप देख रहे हैं कि C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो ये हो गया बराबर कूलाम प्रति वोल्ट। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम वोल्ट टू द पावर -1, या सिंबॉलिकली C V टू द पावर -1। ठीक है बच्चों। इसके बच्चों हम लोग फेरेड भी बोलते हैं। ये जो यहां पर हमने इसका मात्रक निकाला ये फेरेड भी कहलाता है। फेरेड यानी 1 फेरेड इज इक्वल टू हाउ मच, 1 कूलाम पर वोल्ट। ठीक है ना। तो बच्चों अगर कहीं पर आपको फेरेड को डिफाइन करना हो कि 1 फेरेड कितना होता है, 1 फेरेड धारिता का अर्थ कितना होता है, 1 फेरेड धारिता हम किसे कहते हैं, तो बच्चों अगर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिए जाने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाती है, तब हम ये कहते हैं कि उस चालक की जो धारिता है, उस चालक की धारिता कितनी है, उस चालक की धारिता 1 फेरेड है। ठीक है ना। लेकिन बच्चों जो फेरेड होता है, फेरेड एक बड़ा मात्रक होता है और सामान्यतः हम धारिताओं को व्यक्त करने के लिए छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं। तो वो छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं, उन छोटे मात्रकों को हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से छोटे मात्रक मुख्यतः इस्तेमाल में आते हैं, किसके लिए, किसी चालक या किसी संधारित्र की धारिता को बताने के लिए। ठीक है बच्चों। तो पहला है 1 पिको फेरेड। पहला मात्रक है
1 पिकोफैरेड, या पिकोफैरेड इस मात्रक को हम लोग कहते हैं पिकोफैरेड। पिकोफैरेड इसको लिखते हैं पीएफ। और 1 पिकोफैरेड बराबर बच्चों कितना होता है? 10 टू द पावर -12 फैरेड। एक दूसरा मात्रक है नैनोफैरेड। नैनोफैरेड, और बच्चों 1 नैनोफैरेड इज इक्वल टू होता है हाउ मच? NF 10 टू द पावर -9F। एक अन्य मात्रक जो प्रयोग में लाया जाता है किसी चालक की धारिता को बताने के लिए, वो है 1 माइक्रोफैरेड। और माइक्रो को हम ग्रीक सिंबल म्यू से दिखाते हैं, म्यू एफ। 1 म्यू एफ इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -6F। ठीक है, तो बच्चों ये 3 मात्रक हैं, छोटे मात्रक हैं, जो सामान्यतः कहीं पर भी किसी संधारित्र की या किसी चालक की धारिता को बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। मैं संधारित्र शब्द का प्रयोग मैंने 1-2 बार किया है, आप कहेंगे संधारित्र किया है, तो बच्चों इसके बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग वैद्युत धारिता के बारे में बात कर रहे हैं, और उसका वैद्युत धारिता क्या होती है और उसका मात्रक क्या होता है, ये हमने आपको बताया है। अब बच्चों हम लोग आपको ये बताने जा रहे हैं कि किसी चालक की जो वैद्युत धारिता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है ना। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी चालक की वैद्युत धारिता को प्रभावित कर सकते हैं। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बच्चों, तो इनमें से जो पहला जो बच्चों कारक है जो किसी चालक की वैद्युत धारिता को प्रभावित करता है, वो है बच्चों चालक का क्षेत्रफल। ठीक है, कि किसी चालक का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल किस प्रकार से किसी चालक की वैद्युत धारिता को प्रभावित करता है, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। कि यदि हम किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएं, तो चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर जो उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है वो बढ़ेगी या घटेगी, तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों जब हम किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, मान लीजिए चालक है, इसका आपने क्षेत्रफल बढ़ाया है, ठीक है, तो बच्चों क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होता है, आप जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर बच्चों सिग्मा का मान घटता है। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों, इससे E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट से E का मान घटता है। और इस वजह से बच्चों क्या होता है, V का मान घटता है, क्योंकि V इज इक्वल टू ED होता है। और बच्चों C इज इक्वल टू Q ओवर V के अनुसार से जब यहां पर डिनोमिनेटर घटेगा तो C का मान बढ़ता है। ठीक है, तो बच्चों कहने का अर्थ है कि किसी भी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाए जाने पर आपको जो लाइन ध्यान में रखनी है कि चालक का क्षेत्रफल बढ़ाए जाने से क्या होता है बच्चों, C का मान बढ़ जाता है, वैद्युत धारिता इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, ये पहला कारक है जो किसी चालक की वैद्युत धारिता को प्रभावित करता है। ठीक है,
बच्चों दूसरा कारक जो किसी चालक की धारिता को प्रभावित करता है वो क्या है? चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति। चालक के निकट अन्य चालक की उपस्थिति। बच्चों जब किसी चालक के निकट कोई अन्य चालक रखा जाता है तो किसी अन्य चालक की उपस्थिति में बच्चों क्या होता है कि चालक का विभव कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है इसको अभी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से उसके विभव में कमी आ जाती है। और बच्चों इस प्रकार से विभव में कमी आने के कारण सूत्र C = Q/V के अनुसार C का मान बढ़ जाता है, ठीक है ना, C का मान बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब किसी चालक के निकट कोई दूसरा चालक रखा जाता है तो V का मान कम हो जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं सूत्र C = Q/V, क्योंकि यहाँ पर V डिनोमिनेटर है तो इसकी वैल्यू कम होने पर क्या होता है बच्चों, C का जो मान है C का मान बढ़ जाता है, ठीक है। बच्चों तीसरा जो कारक है वो तीसरा कारक है चालक के चारों ओर का माध्यम, ठीक है। जो तीसरा कारक है जो प्रभावित करता है किसी चालक की धारिता को वो है चालक के चारों ओर का माध्यम। चालक के चारों ओर का माध्यम, जो सराउंडिंग है उसकी, वो कौन सा मीडियम है? माध्यम। तो बच्चों आप जानते हैं कि यदि चालक के चारों ओर का माध्यम वायु या निर्वात के अतिरिक्त कुछ अन्य होगा तो उसके लिए जो K का जो मान होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। और बच्चों हम जानते हैं कि किसी चालक का जो विभव होता है वो परावैद्युतांक की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जब आप किसी चालक के चारों ओर के माध्यम को बदलेंगे, उसको आप वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ लेंगे तो निश्चित रूप से उसका मान 1 से ज्यादा होगा। और जब भी 1 से ज्यादा होगा बच्चों तो आप देख रहे हैं सूत्र V = इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K के अनुसार V का मान घट जाएगा, ठीक है, V का मान घट जाएगा, ठीक। और जो सूत्र है C = Q/V, इससे क्या होगा बच्चों, C का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमने आज आपको ये बताने की कोशिश करी कि जो वैद्युत धारिता है किसी चालक की वो किन किन कारकों से प्रभावित होती है। तो ये तीसरा कारक है चालक के चारों ओर का माध्यम, कि चालक के चारों ओर का माध्यम वायु अथवा निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम होने पर जो C का मान है, जो वैद्युत धारिता का मान है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विलगित गोलीय चालक की धारिता। हमारे पास एक आइसोलेटेड विलगित गोलीय चालक है, स्फेरिकल कंडक्टर है। विलगित का मतलब ऐसा चालक, विलगित गोलीय चालक का मतलब ऐसा गोलीय चालक जिसका किसी अन्य चालक के साथ या पृथ्वी के साथ कोई संबंध नहीं है, उन सबसे उसको हटाकर रखा गया है, फाइन। तो जिसका किसी भी अन्य चालक के साथ या किसी भी अन्य पदार्थ के साथ किसी भी प्रकार का आवेशों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार का जो चालक है बच्चों वो क्या है, विलगित गोलीय चालक है, वो आपका आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक। इस प्रकार का एक हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है और हम इस स्फेरिकल कंडक्टर की क्या निकालना चाहते हैं, इसकी हम लोग कैपेसिटी निकालना चाहते हैं। मान लीजिए बच्चों इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस R है, कि आपने इसको जो चार्ज दिया हुआ है, वो जो चार्ज है सपोज वो Q है ना, ये Q चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो कंडक्टर है, अगर ये आपके पास सॉलिड है या हॉलो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि जो भी चार्ज उसको दिया जाएगा वो केवल इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फाइन। तो बच्चों एक काम कर लेते हैं कि अब हम इसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बच्चों कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर R। क्योंकि जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्फेरिकल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इस तरह से बिहेव करता है जैसे सारा का सारा जो चार्ज है वो कहां पर कंसंट्रेटेड है, वो इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। तो उसको पॉइंट चार्ज मानते हुए आप इसके सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर क्या निकाल सकते हैं, आप वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कितनी आएगी 1/4πε0 Q ओवर R। क्योंकि यहाँ पर हमने कैपिटल R लिया हुआ है तो उसको हम यहाँ पर कैपिटल R कर लेते हैं। फाइन। अब बच्चों हम लोग को इसकी कैपेसिटी निकालनी है, हमें इसकी धारिता ज्ञात करनी है, और हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q ओवर V। ठीक है ना। तो जो V की वैल्यू है वो आपने यहां से यहां रखनी। तो क्या हो जाएगी बच्चों, इस स्पेरिकल आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी हो जाएगी C इज इक्वल टू Q ओवर, ठीक है, नीचे कितना आ गया 1, इसको आप 1/4πε0 इंटू Q ओवर R। ठीक है, अगले स्टेप हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू, काम कर लेते हैं, यहां Q से Q कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 4πε0 R। तो ये किसी भी आइसोलेटेड आपके पास जो स्पेरिकल कंडक्टर है, उस आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, C इज इक्वल टू 4πε0 R होती है। ठीक है ना। अब बच्चों हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर का। मान लीजिए पृथ्वी एक विलगित गोलीय चालक है। ठीक, तो इसकी जो त्रिज्या है वो पता है कितनी होती है, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, इसकी त्रिज्या R इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। और ऐसा ही सिस्टम में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब अगर हम इसकी कैपेसिटी निकालें तो C इज इक्वल टू 4πε0 और R की जगह पर कितना आ गया 6.4 इंटू 10⁻6। अब हमें यहां पर 4πε0 की वैल्यू रखनी है, तो हम जानते हैं कि 1/4πε0 बराबर कितना होता है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, therefore 4πε0 इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹। अब जो ये जो वैल्यू आपके पास है, इस वैल्यू को आप यहां से यहां ले आएंगे, कितना हो जाएगा C इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹ इंटू 6.4 इंटू 10⁶। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू 7.11 इंटू 10⁻⁻4 फैरेड। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 711 इंटू 10⁻6 फैरेड, या हम इसको लिख सकते हैं 711 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो बच्चों अगर आप अर्थ को आप एक कंडक्टिंग आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्पेयर माने, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 711 माइक्रोफैरेड होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम बहुत बड़े साइज का कंडक्टर भी ले लें, हम बहुत बड़ा कंडक्टर भी ले लें,
तो उसकी कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा नहीं होती है। जब अर्थ जैसा इतना बड़ा अगर हम कंडक्टर ले लें, उसकी कैपेसिटी भी 711 माइक्रोफैरड ही होती है। तो आप समझ सकते हैं कि छोटे मोटे जो कंडक्टर्स, अगर हम आइसोलेटेड कंडक्टर्स को लें तो उनकी कैपेसिटी कितनी कम होगी। तो कहीं पर अगर हमें कैपेसिटी बढ़ानी हो तो उसके लिए हम क्या अरेंजमेंट करेंगे, उसको हम लोग बच्चों फिर आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम इतना जान लेते हैं कि एक अकेले चालक की वैद्युत धारिता बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो बच्चों अगला टॉपिक जो हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आवेशित चालक की ऊर्जा। बच्चों जब किसी चालक को हम आवेशित करते हैं तो उसको आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही उसकी स्थिर वैद्युत ऊर्जा के रूप में, स्थिर ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। तो कार्य क्यों करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है और कैसे उस कार्य की गणना करेंगे, उस सबको जरा हम समझने का प्रयास यहाँ पर करते हैं, ठीक है। बच्चों मान लीजिए कोई कंडक्टर है आपके पास, दिस वाज सपोज, अभी इस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है। तो बच्चों जब आप इसको अभी आप चार्ज करेंगे, मान लीजिए आपने इसको क्यू चार्ज दिया, तो बच्चों इसको ये चार्ज हमें इसे देने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। क्यों वर्क नहीं करना पड़ता है? क्योंकि इसके ऊपर पहले से कोई चार्ज नहीं है। तो जब हम इस चार्ज को यहाँ पर लाते हैं तो इस चार्ज को रिपेल करने वाला कोई चार्ज यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं है, यानी इस चार्ज को यहाँ लाने पर इसको यहाँ लाने का विरोध करने वाला कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो बच्चों मानो हम इसको लेकर के आए और इसकी वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना हो गया, चार्ज इस पर क्यू आ गया, पोटेंशियल इसका वी हो गया, ठीक है। तो हम कहते हैं इसकी जो यहाँ पर अगर रिलेशन की बात करें तो Q इज इक्वल टू सी वी हो गया, ठीक है, या V इज इक्वल टू Q ओवर C हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बच्चों हम फर्दर अब dq चार्ज इसको देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों जब dq चार्ज हम इसको देने की कोशिश करेंगे तो इस पर जो पहले से जो ये चार्ज है, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। जब ये इसको रिपेल करेगा बच्चों, तो रिपेल करने के केस में हमें इस चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए वी विल हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क, ठीक है। और वो वर्क कितना होगा बच्चों, क्योंकि चार्ज को हम बहुत छोटा चार्ज मान करके चल रहे हैं, तो हम जानते हैं कि हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, W ओवर Q होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों dW बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर कितना होता है, अगर आपको पता है W ओवर Q होता है, तो यहाँ पर V बराबर कितना हो जाएगा, dW ओवर dQ, या हम ये कह सकते हैं dW इज इक्वल टू V dQ। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 डाल दीजिए, ठीक है। तो बच्चों स्टार्टिंग में इस पर चार्ज था 0, जब और अब लास्ट में मान लीजिए इसको चार्ज करते गए फाइनली मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज आ गया कैपिटल Q। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई टोटल वर्क कितना करना पड़ा इस कंडक्टर को चार्ज करने में, 0 से लेकर Q चार्ज इस पर लाने तक टोटल वर्क कितना करना पड़ा। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इन छोटे छोटे चार्जेस को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा उस सबका सम करना पड़ेगा। और सम करने का जो आसान तरीका है वो तरीका क्या है, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पर बहुत छोटा वर्क है, बहुत छोटा चार्ज लेकर के आ रहे हैं, तो dq से q तक लाने के लिए जब हम चार्जेस को काउंट करेंगे तो उनको काउंट करना आसान नहीं है, क्योंकि लगभग इनफाइनाइट को अप्रोच करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बच्चों अगर आप उनको लाने में किए गए वर्क डन को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और लिमिट क्या होगी उस इंटीग्रेशन की, 0 था, 0 से फाइनल चार्ज कितना है Q, इनिशियल चार्ज 0, फाइनल चार्ज Q, V dQ, ठीक है। अब बच्चों अगले स्टेप में हम लोग V की वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन लिमिट फ्रॉम 0 टू Q। V की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी है यहां पर, Q ओवर C, Q ओवर C इंटू dQ। C कांस्टेंट है, बाहर ले आइए, 1 ओवर C 0 टू Q, Q dQ। और Q dQ का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन 2,
लिमिट 0 टू Q, लिमिट्स रख दीजिए Q स्क्वायर ओवर 2 माइनस 0 का स्क्वायर ओवर 2, यानी कि Q स्क्वायर ओवर 2C। तो ये जो वर्क यहां पर किया गया है बच्चों, ये वर्क ही यहां पर इस कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में यहां पर स्टोर हो जाता है, चार्ज कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यानी U इज इक्वल टू Q स्क्वायर ओवर 2C। ठीक है, इसको अभी नंबर 4 डाल दो। अब बच्चों इसको कुछ आप और फॉर्म्स में भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर कितना होता है CV, therefore U is equal to C स्क्वायर V स्क्वायर ओवर 2C। C से C कैंसिल हो गया, तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो अलग अलग फॉर्म्स में, अब ये पोटेंशियल सूत्र ही है, उसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग किसी जो आवेशित चालक है उस आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के सूत्र को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पर एक ग्राफ खींचे किसके किसके बीच में, कि जो यहाँ पर आपके पास ये जो कंडक्टर है इसको जो चार्ज दिया जाना है उस चार्ज, और इसकी जो पोटेंशियल जो इंक्रीज हो रही है चार्ज के साथ साथ, कि जैसे जैसे हम चार्ज दे रहे हैं, चार्ज देने के साथ साथ जो उसका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल और चार्ज के बीच में ग्राफ खींचे, तो ग्राफ जो हमें प्राप्त होता है बच्चों वो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। ये इधर की ओर आप V दिखा दीजिए, इधर की ओर आप Q दिखा दीजिए। स्टार्टिंग में चार्ज और पोटेंशियल दोनों जीरो हैं, और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे चार्ज के साथ साथ ये पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। इस तरह का एक ग्राफ जो है लीनियर फॉर्म में आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इस ग्राफ के थ्रू अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो कि कैसे हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, तो उसका एक तरीका ये है कि जो ग्राफ आपके पास आ रहा है, इस ग्राफ का आप क्या करें बच्चों, इस ग्राफ का ये कितना एरिया यहाँ पर घेर रहा है, किस एक्सिस के ऊपर, किस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के ऊपर, वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो बच्चों वो अगर आप निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है इस चार्ज कंडक्टर की जो पोटेंशियल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो बच्चों यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं, U इज इक्वल टू, तो ये जो OB ग्राफ है इस एक्सिस के ऊपर जो एरिया घेर रहा है उसका हमें यहाँ पे एरिया निकालना है, वो एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखें शेप कैसा है, ये शेप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में है, और इसका जो एरिया होगा दैट विल बी हाफ OA इंटू AB। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। अब OA को हम देखते हैं कि OA जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है। तो बच्चों जो OA हमारे पास यहाँ पर है, OA यहाँ पर हमारे पास क्या है, Q, और ये इस वाले पे ये जो वैल्यू हमारे पास है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है, तो हाफ OA की जगह आप रख दीजिए Q। मान लीजिए इस पर वैल्यू को अगर आप कैपिटल Q से दिखा रहे हैं, जैसे कि मैं वहां पर दिखाया था, हाफ Q इंटू इसकी वैल्यू को आप V से दिखा दीजिए, V। ठीक है, अब आप जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है, तो U बराबर कितना आ गया, हाफ CV स्क्वायर। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 यहां पर डाल दीजिए, इस वाले के लिए, इस डेरिवेशन के लिए हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं, ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अगर आप चाहें तो V की जगह पर यहां क्या रख सकते हैं, Q ओवर C, V इज इक्वल टू Q ओवर C। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा,
V इज इक्वल टू U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2c। ठीक है, तो एक ग्राफिकल मेथड है। कहीं पर आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको ये दे दिया और यहाँ पर वैल्यू लिख दी कि ये इतने कूलाम और ये इतने वोल्ट, और आपसे कहा गया कि आप इसका क्या निकालिए, आप इसका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालिए, इस कंडक्टर के ऊपर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो आप निकालिए। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल ये जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का आप वहां पर एरिया कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है बच्चों।